हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और एक टॉपिक आपके सामने फिर से आया है गवर्नेंस को लेके, गवर्नर्स को लेके और गवर्नेंस के रोल को लेके। नाउ द रोल ऑफ गवर्नर इन लेजिस्लेचर एक्सप्लेन्ड। अभी कुछ दिनों से लगातार गवर्नर के रोल को लेके लगातार क्रिटिसिज्म हो रहा है। व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर? व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर? ठीक है, गवर्नर का रोल क्या है? एक फेडरल स्ट्रक्चर में, एक फेडरल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर, तो यहां पावर शेयरिंग होती है। पावर शेयरिंग किसके किसके बीच में होती है? पावर शेयरिंग होती है आपके यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग होती है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग होती है। नाउ इस पावर शेयरिंग को सुचारू रूप से चलाए जाने लेने के लिए, यानी प्रॉपर बैलेंसिंग करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत से apparatus होते हैं जिसके थ्रू वो स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि इस पूरे बैलेंसिंग को, अलाइनमेंट को बनाए रखने के लिए एक पोजीशन होता है गवर्नर्स का। नाउ गवर्नर की अगर बात बोले तो गवर्नर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटी। इनकी जरूरत क्यों पड़ी? ब्रिटिश एरा में सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात बोले, गवर्नर्स के रोल की अगर बात बोले, तो व्हाट वाज द रोल ऑफ गवर्नर? To maintain the continuity of governance, continuity of administration, continuity of communication between central government and state government. But it was never expected that governor will interfere in day-to-day administration of the government. ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। बट इन द पास्ट अगर देखा जाए तो लगातार गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में लगातार क्लैश होते दिखे जा रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट, भगवंत मान गवर्नमेंट इन पंजाब, देन आरिफ मोहम्मद खान, भगत सिंह कोश्यारी, and then R.N. Ravi. These are the governors in BJP ruled state, or anti-BJP ruled states, opposition BJP ruled state और कांग्रेस रूलिंग स्टेट में ये सारे गवर्नर्स का नाम बार बार आ रहा है because they are colliding and coming in conflict with the chief minister who is a democratically elected government of the day. Okay, so अब इसको लेके चलते हैं गवर्नर के रोल के बारे में। गवर्नर विदहोल्डिंग एसेंट। तमिलनाडु गवर्नर R.N. रवि ने सर्टेन बिल्स को होल्ड करके रखा हुआ, विदहोल्ड करके रखा हुआ है तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक सीरियस कंसर्न रेज किया है कि व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द एजेंडा बिहाइंड डिलेइंग द गवर्नर्स एक्शन ऑन बिल्स एंड नोटेड सिमिलर इश्यूज इन तेलंगाना, पंजाब एंड केरला। इस तरीके के ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं जहां गवर्नर डिलिबरेटली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लेजिस्लेट किए गए बिल्स को दबा के बैठे हुए हैं, बजाय इसके कि उसको या तो एसेंट दिया जाए या उसको रिटर्न किया जाए फर्दर अमेंडमेंट के लिए। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क आर्टिकल 200 क्या कहता है? आर्टिकल 200 आउटलाइंस 4 ऑल्टरनेटिव ऑफ द गवर्नर व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेटर पासेस अ बिल। यानी 4 ऑल्टरनेटिव होते हैं गवर्नर के पास जब कोई स्टेट एक बिल पास करता है। पहला ऑल्टरनेटिव क्या है? बिल को अप्रूवल दे दिया जाए। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? विदहोल्ड एसेंट, रिजेक्ट कर दिया जाए। तीसरा, बिल में कुछ कमी है उसको फिर से रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाए, या फिर बिल को रिजर्व कर दिया जाए प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिकॉज दैट इज द मैटर रिलेटेड टू पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये 4 ऑप्शंस होते हैं गवर्नर के पास, 5वां कोई ऑप्शन नहीं होता। बट दीज गवर्नर्स हैव फॉर्मुलेटेड अ न्यू मेथोडोलॉजी कि बिल को पकड़ के बैठ जाना, विथहोल्ड कर लेना, उस पर अप्रूवल ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलना, चुपचाप कुंडली मार के बैठ जाना। ठीक है, now the governor is expected to act on the advice of council of minister. Governor is bound by the advice of the council of minister or does not exercise any discretion. अब क्वेश्चन ये है कि when the governor is bound by the advice of the council of minister, तो इस सिचुएशन में गवर्नर के पास क्या ये डिस्क्रिप्शन आता है कि वो बिल को जो है वो कंट्रोल करके बैठ जाए, उस पर कोई अप्रूवल ही ना दे, कुछ बोले ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है विद इन विच द गवर्नर मस्ट रिस्पॉन्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। नाउ रेयर डिस्क्रिशनरी पावर, गवर्नर में के पास एक रेयर डिस्क्रिशनरी पावर हो है in returning the bill based on ministerial advice, as seen in the case of bill prohibiting online gambling in Tamil Nadu.
Now, bill reducing high court powers or conflicting with union laws on the concurrent list may be reserved for the president. ऐसा कोई भी बिल जो आपके इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन से रिलेटेड हो, जो पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड हो, हाई कोर्ट के पावर को कम करने से रिलेटेड हो, या यूनियन लॉज से कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा हो, ऐसे किसी भी बिल को गवर्नर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, क्योंकि ये बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ, सरकारिया और पुंछी कमीशन का रिकमेंडेशन, सरकारिया और पुंछी कमीशन को फॉर्मुलेट किया गया था सेंटर स्टेट रिलेशंस को मेंटेन करने, सेंटर स्टेट रिलेशंस को बेहतर कैसे बनाया जाए इस पे बात करने के लिए। सरकारिया कमीशन 1987 में सजेस्ट किया कि गवर्नर का डिस्क्रिप्शन जो है वो लिमिटेड है, एक्सेप्ट एक्सेप्शनल केसेस ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। एक्सट्रीम केसेस में ही सुप्रीम गवर्नर्स अपने डिस्क्रिशनल पावर को यूज कर सकता है। और सरकारिया कमीशन ने एक 6 मंथ का लिमिट दिया था फॉर प्रेसिडेंट टू डिस्पोज द रिजर्व बिल्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ रीजंस इफ एसेंट इज विदहेल्ड। यानी कि सरकारिया कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन में कहा था कि अगर कोई भी ऐसा बिल जो कंटेंटियस है, जो विवादास्पद है, और गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 6 महीने के अंदर, यानी गवर्नर को 6 महीने के अंदर उस बिल के बारे में या तो अपना एसेंट देना है, अप्रूवल देना है, या फिर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली को कम्युनिकेट करना है कि बिल को अभी तक अप्रूवल क्यों नहीं हुआ है। लेकिन इन सारे के सारे रिकमेंडेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उसके अलावा पुंछी कमीशन ने 2010 में यह कहा कि 6 मंथ लिमिट फॉर गवर्नर टू डिसाइड ऑन बिल्स बट रिमेन्स अनइंप्लीमेंटेड। दोनों ही कमीशन, सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, दोनों ने इस बारे में रिकमेंडेशन दिया कि मैक्सिमम सिटिंग टाइम ऑन अ बिल मस्ट बी 6 मंथ। 6 मंथ के बाद गवर्नर को लेजिस्लेटिव असेंबली को इन्फॉर्म करना ही होगा कि व्हाई दे हैव विदहेल्ड द इंफॉर्मेशन। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ गवर्नर पोस्ट, अगर देखा जाए तो गवर्नर की पोस्ट को एक नॉन पॉलिटिकल ऑफिस के तौर पे देखा जाता था सिंस इंसेप्शन, लेकिन इधर कुछ सालों में गवर्नर का पोस्ट पॉलिटिसाइज हो गया है। नाउ, गवर्नर की पोस्ट को अबॉलिश करने की भी बात चल रही है इन द पास्ट, बट अ नॉमिनल हेड इज नीडेड। लेकिन अबॉलिश करना एक खतरे का सूचक है, क्योंकि सेंटर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने की बात की जाए तो गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो कॉल्स फॉर अबॉलिशिंग गवर्नर्स ऑफिस इज नॉट जस्टिफाइड। देयर इज अ नीड फॉर द स्टेट एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। तो हमारे पास एक स्टेट एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। अब जो रेजोल्यूशन है उसमें जो इंपैस आ गया है उसको रोका कैसे जाए। सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर का कंसल्टेशन बिफोर गवर्नर्स अपॉइंटमेंट एंड अ पॉसिबल इंपीचमेंट प्रोसेस बाय द स्टेट लेजिस्लेटर फॉर रिमूविंग अनकोऑपरेटिव गवर्नर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक लेजिस्लेशन सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था कि सबसे पहले किसी भी गवर्नर को स्टेट में अपॉइंट करने से पहले उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन होना चाहिए और गवर्नर का इंपीचमेंट प्रोसेस भी होना चाहिए। अभी गवर्नर का कोई इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम है। नाउ, अमेंडमेंट का पर्पस क्या है? इनहेंस कोऑपरेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अगेन एंड इन्फोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन द गवर्नर्स ऑफिस। ये सारा पर्पस रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन के रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अदरवाइज जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल स्फीयर में जो डेडलॉक देखा जा रहा है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर ऑफिस के बीच में, शायद ये नौबत नहीं आती। सो देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। विल मीट यू अगेन विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।